प्रीवियस क्लास में हमने ये जाना था कि प्लांट के अंदर लीफ एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि लीफ के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो मेनली लीफ के अंदर स्टोमाटा है जहाँ पे कि कंप्लीटली इसी जगह पे वो सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो मेनली स्टोमाटा का हमने थ्योरी भी लिखा है, लेकिन थ्योरी को हम अभी नहीं देखेंगे। फिलहाल हम अपने कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग थ्योरी को क्लियर करेंगे कि हमारा थ्योरी क्या है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो थ्योरी खुद ब खुद लिख लेंगे, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो थ्योरी आप रटते रह जाओगे, कभी याद नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली ये हमारा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमने देखा कि हमने स्ट्रक्चर बनाया स्टोमाटा का। ये बिल्कुल डाई कोटेड होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे दो सीड आपस में जुड़ा हुआ है, या फिर वो छोड़ो, बिल्कुल हमारे किडनी की तरह स्ट्रक्चर होता है। यानी कि जैसा हमारा किडनी है बिल्कुल हमारे किडनी की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दोनों किडनी आपस में जाकर जुड़ गया है और बीच में एक छिद्र का निर्माण हो गया। जैसे एक लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दोनों जाकर आपस में कनेक्ट हो गया, बीच में छिद्र का निर्माण हो गया। मेनली ये डाई कोटेड होता है, हमारे किडनी के स्ट्रक्चर का होता है और ऐसा लगता है जैसे दोनों किडनी आपस में जुड़ा हुआ है। और इसी जगह पे एक सेल्स होता है जिसका नाम है गार्ड सेल्स। मेनली गार्ड सेल्स का काम है स्टोमाटा को क्लोज और ओपन करवाना। यही गार्ड सेल्स स्टोमाटा को क्लोज और ओपन करवाता है। जब क्लोज और ओपन होता है तो गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब देखो, जब ये ओपन हुआ यानी कि गार्ड सेल्स स्टोमाटा को ओपन करवाया तो इसके अंदर एक पोर का निर्माण हुआ, एक छिद्र का निर्माण हुआ। मेनली छिद्र को बायो में पोर भी बोला जाता है। पोर का मतलब छिद्र भी होता है। स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर, तो स्टोमाटल तो स्टोमाटा है ही, और पोर यानी कि छिद्र। जब गार्ड सेल्स ने स्टोमाटा को ओपन किया तो यहाँ पे छिद्र का निर्माण हुआ, छिद्र का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे इसी छिद्र की मदद से गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, और इसी जगह पे स्टोमाटा के ऊपर हमें कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे, डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे, वही था क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है। यानी कि पहले ही बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल बनाता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। और क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब देखो, स्टोमाटा के ऊपर हमने क्लोरोप्लास्ट को देखा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब इसी जगह पे जैसे ही गार्ड सेल्स ने स्टोमाटा को ओपन किया, छिद्र का निर्माण हुआ। अब इस छिद्र से गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कि CO2 का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि CO2 स्टोमाटा के अंदर इंटर करेगा। ठीक है, CO2 स्टोमाटा के अंदर इंटर कर गया। साथ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल था उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, यानी कि सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे वाटर आ चुका था, यानी कि रूट्स की मदद से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ था वो वाटर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था। और ये सब कहाँ जा रहा था? सनलाइट का एब्जॉर्प्शन किस में हुआ था? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब देखो, जब सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल ने सनलाइट का एब्जॉर्प्शन किया, सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। प्लांट के रूट्स की मदद से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ था, वाटर का एब्जॉर्प्शन करके वाटर को क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंचा दिया गया। यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज हुआ, CO2 भी चला गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाटर पहुंच गया, H2O पहुंच गया, CO2 भी चला गया, और वहां पे सनलाइट के अंदर जो एनर्जी था उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका था। अब CO2 और H2O की मदद से
सनलाइट के अंदर जो एनर्जी था जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ था क्लोरोफिल के द्वारा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टार्च में। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया किस में? स्टार्च में। साथ में इसके साथ जब स्टार्च बना, जब स्टार्च बना तो इसके साथ साथ एक और बाई प्रोडक्ट बना था O2, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्च बना, साथ में O2 बना, यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के फॉर्म में प्लांट अपने बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा, और वही O2 यहाँ पे रिलीज हुआ। यानी कि जब स्टोमाटा ओपन हुआ था तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा था, उसमें CO2 को इंटर कर रहा था, साथ में O2 को बाहर आउट कर रहा था। वही O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर आउट हुआ। साथ में इसी के साथ जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था, इस जगह पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था और स्टार्च का निर्माण हो रहा था, स्टार्च बन रहा था, तो उस कंडीशन में प्लांट ने जो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब किया था, यानी कि जो ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया था, वो वाटर प्लांट बॉडी में अगर ज़्यादा रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। एक्सेस वाटर का प्लांट क्या करेगा? तो उस वाटर को बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करेगा, और वही वाटर H2O के फॉर्म में, यानी कि वाटर के फॉर्म में, वाटर H2O के फॉर्म में बॉडी से बाहर स्टोमाटा की मदद से रिलीज होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, यानी कि ये H2O वेपर के फॉर्म में निकलेगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, वेपोराइजेशन या फिर बाष्पीकरण। मेनली जब ये बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज हुआ, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज हुआ, तो हमारे इन्वायरमेंट में नमी आई, यानी कि मॉइस्चर आया। अब ये नमी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, हवा के साथ एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, वहाँ पे लाइटनिंग होगी, इसमें रिएक्शन होगा, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर फिर से अर्थ पे आएगा, यानी कि रेन वाटर के फॉर्म में आएगा, बारिश के फॉर्म में आएगा, और फिर से प्लांट इसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर से ट्रांसपायरेशन करेगा, फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर से वहाँ पे लाइटनिंग होगी, रिएक्शन होगा, फिर से वाटर बनकर हमारे अर्थ पे आएगा, और ये वाटर साइकिल को मेंटेन करेगा, और इसी तरह से कंटिन्यू हमारा वाटर साइकिल मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब है थ्योरी। अब हम लोग थ्योरी के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि हमारा थ्योरी क्या कहता है। फर्स्ट है स्टोमाटा, टैनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स है, यानी कि जो पत्ता है, जो लीव्स है, प्लांट का लीव्स है, पत्ता है, उसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर है, छोटे छोटे छिद्र है, उसी को हम बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, यानी कि स्टोमाटा का कार्य क्या है। तो स्टोमाटा का फंक्शन तो हमने देख लिया, इसके सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया, तो क्या आप खुद से नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन फिर भी थ्योरी लिखवा दिया है और उसके कॉन्सेप्ट को बता देता हूं। तो मेनली फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, फर्स्ट है ए एंड बी, जिसमें ए है एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 O2, O2 एंड CO2, यानी कि गैसियस एक्सचेंज करवा रहा है, और गैसियस एक्सचेंज में O2 और CO2 को एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि जब CO2 को इंटर कर रहा है तो O2 को बाहर रिलीज कर रहा है, और जब O2 अंदर इंटर हो रहा है तो CO2 को बाहर रिलीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर लॉस करता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करता है प्लांट, और वो किसकी मदद से करता है? स्टोमाटा की मदद से। और किस फॉर्म में करता है? वाटर वेपर के फॉर्म में, यानी कि गैस के फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन या वेपोराइजेशन। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन किसकी मदद से? ट्रांसपायरेशन की मदद से। एंड हेल्प इन फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट बॉडी के अंदर, उसे बॉडी से बाहर
एक्सक्रीट कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। साथ में इसकी मदद से प्लांट वाटर साइकिल को भी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन कर रहा है, क्या बना रहा है, ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। बीच हैज ए पाइवोटल रोल इन फोटोसिंथेसिस, जिसका फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। मेनली क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है और क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है। अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट के अंदर मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एनी डाउट?